गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ डॉक्टर राम नारायण तिवारी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 1 रीवा से। कक्षा 10वीं विज्ञान इकाई 12 चैप्टर का नाम विद्युत है और इसके हम अंतिम भाग का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम इसमें किन किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे उसको हम देखते हैं। पहले हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे बच्चों कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का हम कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं, विद्युत शक्ति और इसके मात्रक कौन कौन से हैं, जिन मात्रकों का हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। बच्चों, इस अध्याय में हमने पिछले कौन कौन से महत्वपूर्ण भागों का अध्ययन किया, उन भागों में से हमें यहाँ पर कौन कौन से भाग जरूरी है, हम उस पर चर्चा स्टार्ट करते हैं उन बिंदुओं से। पिछले भाग में हमने बैटरी और सेल अर्थात विद्युत ऊर्जा के संबंध में बच्चों हमने चर्चा किया था और हमने बताया था कि बैटरी या सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। सेलों का समूह ही बैटरी कहलाता है। सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती है। सेल में रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही इसके दोनों टर्मिनल धनात्मक और ऋणात्मक सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। जब हम इस सेल या बैटरी को किसी प्रतिरोधक या प्रतिरोध तार से जोड़ देते हैं और जोड़कर एक विद्युत परिपथ बनाते हैं तो उस निकाय में, उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों में गति होने लगती है। ऐसा हमने पिछले सेल के बारे में आपको चर्चा में बता चुका हूँ। अब बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे कि इस सेल का अर्थात विद्युत धारा स्रोत का ताप से क्या संबंध है। तो ताप परिपथ में विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए बच्चों हम जानते हैं कि उस परिपथ में विद्युत स्रोत का जोड़ना आवश्यक है। जब हम विद्युत स्रोत को उस परिपथ में जोड़ देते हैं, जैसा यहाँ पे दिखाया गया है, तो इस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे इस बल्ब में चमक उत्पन्न होती है, अर्थात यह रोशनी उत्पन्न करता है और गर्म हो जाता है। इसका आशय यह है कि परिपथ में विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए हमें स्रोत के साथ स्रोत में प्रतिरोध तार जोड़ना पड़ेगा और वह स्रोत क्या करता है, अपनी विद्युत ऊर्जा को खर्च करता है, जिसके कारण से बहुत सारे दैनिक जीवन में हम उपयोग देखते हैं, पंखे का घूमना, बल्ब का जलना, मोटर का चलना। लेकिन जब उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आपने बच्चों अक्सर महसूस किया होगा कि पंखा चलता है या मोटर चल रही है तो चलने के पश्चात वो धीरे धीरे गर्म भी हो जाती है। इसका आशय यह है कि जो विद्युत धारा उसके परिपथ में या उस निकाय में प्रवाहित की जाती है, उसका कुछ भाग तो वहाँ पे कार्य के रूप में हमको मिलता है, जिसकी वजह से वो कार्य करती है, पंखा घूमता है, लेकिन साथ में विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उनके उपकरणों को गर्म भी करता है। जैसे उदाहरण के लिए आप बच्चों देखें, यदि हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर या काफ़ी समय तक चलाते रहें तो वह गर्म हो जाता है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, अर्थात हम एक ऐसा विद्युत परिपथ लिए हुए हैं जिसमें प्रतिरोध ही प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। विशुद्ध प्रतिरोधक मतलब जैसे हम यहाँ पे विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, ये विशुद्ध प्रतिरोधक होते हैं, इनमें पूरी तरह से प्रतिरोध ही प्रतिरोध होता है। यदि इससे हम इस प्रकार के विद्युत परिपथ से हम किसी बैटरी को संयोजित करते हैं तो स्रोत की जो ऊर्जा है, अर्थात सेल या बैटरी की जो ऊर्जा है, वो निरंतर रूप से ऊष्मा में क्षयित होती है, अर्थात
विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण होता है। इसे ही सामान्य भाषा में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ऐसा प्रभाव आप बच्चों विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, इमर्सन रॉड, गीजर, टोस्टर, इन सब में आपने देखा होगा, क्योंकि ये विद्युत के तापीय उपकरण हैं और विद्युत धारा को ताप में परिवर्तित करते हैं। अब हम बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि विद्युत धारा का विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है और उसको हम किस प्रकार से सूत्र रूप में गणना में लेते हैं। बच्चों विद्युत शक्ति हमने कक्षा 9 में भी पढ़ा था कि विद्युत शक्ति होती है कार्य करने की दर। यहाँ पर भी हम उसी बिंदु को लेकर के यहाँ चलेंगे। तो लेकिन चूँकि हमारा आज का यहाँ का टॉपिक है विद्युत से संबंधित विद्युत परिपथ के केस में हमको देखना है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है, ये हमारा प्रतिरोधक है, इसका प्रतिरोध R है और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही। यहाँ से बच्चों देखिए इसमें I धारा इधर की तरफ बह रही है सेल से निकल करके। इस सेल का विभवांतर V है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो इसका आशय यह है कि यहाँ पे जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी अर्थात आवेश प्रवाहित होगा। कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसके लिए हम एक समय ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि समय t में Q आवेश प्रवाहित है। Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होने पर, ये Q आवेश विभवांतर के कारण प्रवाहित है, तो इसके प्रवाह में कार्य कितना होगा, तो कार्य W बराबर V इंटू Q हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर हमने एक सूत्र इस्तेमाल और ये सूत्र है V इक्वल टू W अपॉन Q। तो बच्चों यहाँ पर देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हम W निकालेंगे इस सूत्र से, तो आपको W इक्वल टू VQ यहाँ पे ये मिलेगा। ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा इस सूत्र के से। आगे चल करके हम यहाँ पे अर्थात ये VQ क्या है, ये VQ एक ऊष्मा है और इस ऊष्मा को हम यहाँ पर कार्य या ऊर्जा ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसके बाद शक्ति बराबर कार्य बटे समय लगाएंगे। कार्य ही ऊर्जा है। यहाँ पे कक्षा 9वीं में हम कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य ही ऊर्जा होती है, इसलिए यहाँ पर हम कार्य को ऊर्जा मानेंगे। तो W यहाँ पे ऊर्जा हो गई, तो P इक्वल टू W अपॉन T हो जाएगा। W की जगह पे ये सूत्र रख देंगे बच्चों, VQ अपॉन T, और Q अपॉन T आवेश बटे समय होता है धारा। तो इस तरह से P इक्वल टू VI मिल जाएगा। तो ये शक्ति का सूत्र हो गया। अब आगे चलें तो ऊर्जा की हम यहाँ पे गणना करें तो ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणे समय, क्योंकि शक्ति बराबर अभी हमने क्या बताया आपको, ऊर्जा बटे समय। शक्ति जो है वो ऊर्जा बटे समय है, तो ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय हो जाएगा। ऊर्जा को हम यहाँ पे H लिख ले रहे हैं, तो H इक्वल टू P इंटू T हो जाएगा। H इक्वल टू यहाँ पे P की जगह पर VI हम प्रतिस्थापित कर देंगे, तो H इक्वल टू आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे VIT हो जाएगा, और V की जगह पर ओम का नियम हम इस्तेमाल कर दें तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT होगा। अतः उत्पन्न ऊर्जा या ऊष्मा I स्क्वायर RT होगी। अब हम जूल के तापन नियम की व्याख्या करने के लिए हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे जूल के तापन नियम को समझते हैं। तो जूल का तापन नियम होता क्या है, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन परिपथ के कणों से टकराते हैं। इलेक्ट्रॉनों की जो गति है, जब इलेक्ट्रॉनों की टक्कर यहाँ पे परिपथ के अन्य कणों से होती है तो यहाँ पे ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा में हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा
ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। तो हम बच्चों यहाँ पर केवल यही बता सकते हैं आपको कि इलेक्ट्रॉन से जब परिपथ यहाँ पे जिससे परिपथ में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, यही जूल का तापन नियम है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जब विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाह के कारण तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे सामान्य भाषा में जूल के तापन नियम से हम जानते हैं। अब आगे चलेंगे। जूल के तापन नियम पर आधारित कौन कौन सी युक्तियां हैं। इन युक्तियों में इसी तापन नियम के कारण ये युक्तियां जो है गर्म हो जाती हैं, काफ़ी देर तक ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। इसमें है तापन प्रभाव पर आधारित युक्तियां, हीटर है, विद्युत प्रेस है। इनके लिए ऊष्मीय प्रभाव अर्थात तापन का प्रभाव अति आवश्यक है, क्योंकि इनमें तापन का प्रभाव नहीं होगा तो ये गर्म नहीं होंगे, अर्थात ये निरर्थक हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी उपकरण हैं जिनके लिए तापन का प्रभाव आवश्यक नहीं है, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर है, मोबाइल है। इनके लिए तापन प्रभाव बिल्कुल आवश्यक नहीं है, अर्थात वांछनीय नहीं है। आइए बच्चों, हम जानते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव की खोज या इसके सूत्र की स्थापना किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। तो आपने बच्चों जेम्स प्रेस्कॉट जूल का नाम अवश्य सुना होगा। ये इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही अपने नाम के आधार पर जूल का नियम बताया। ये नियम का नाम इनके नाम के पर आधारित है और इन्होंने यह गणना करके बताया कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित है तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसकी गणना के लिए इन्होंने एक सूत्र दिया। साथ में यह भी बताया कि उत्पन्न ऊष्मा किन किन कारणों पर निर्भर करेगी। तो आइए हम जानें कि इनका नियम क्या है। अभी बच्चों हमने इसके पहले ये सूत्र पढ़ा, H=I²RT। बस यही इनका नियम है या सूत्र है, जूल के तापन का सूत्र या नियम है। आप बच्चों यहाँ पे देख रहे हो कि H जो है I के अनुक्रमानुपाती होगा, लेकिन I में स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस नियम से, इस सूत्र से ये स्पष्ट हो रहा कि H 3 कारकों पर निर्भर है, I पर, R पर, T पर। I माने धारा, R माने प्रतिरोध, T मतलब समय। तो उत्पन्न ऊष्मा, पहला यहाँ पे नियम है जूल का कि उत्पन्न ऊष्मा H प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। क्योंकि बच्चों यहाँ देख रहे हैं आपकी H=I² है, I में वर्ग लगा हुआ है। दूसरा नियम है उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होती है। R में वर्ग नहीं लगा है तो सीधा सीधा R के अनुक्रमानुपाती कहेंगे। ये जूल का दूसरा नियम है। और तीसरा नियम समय से संबंधित है। तो उत्पन्न ऊष्मा धारा प्रवाह में प्रयुक्त समय t के अनुक्रमानुपाती होती है। ये जूल के बच्चों यहाँ पे 3 नियम दिए गए हैं। इन्हीं 3 नियम को हम जूल का नियम कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो हमारे तापीय प्रभाव को अक्सर प्रदर्शित करते हैं। पहला उदाहरण है यहाँ पे विद्युत बल्ब। इससे आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। यह सबसे आसान और अच्छा उदाहरण है जिससे सभी परिचित हैं आप सब, जिसको विद्युत बल्ब कहते हैं। क्योंकि इसमें अधिकांश शक्ति जो है ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, अर्थात यह विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण करता है। कुछ ही भाग इसका जो है यह प्रकाश में परिवर्तित कर पाता है। तो विद्युत धारा का ज़्यादातर भाग यह ऊष्मा के रूप में उत्पन्न करता है, कुछ ही भाग प्रकाश के रूप में यह उत्सर्जित करता है। विद्युत बल्ब की बनावट कैसे होती है तो आप सबको पता है कि इसमें एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन के पतले तार का बना होता है। आपने देखा होगा टंगस्टन का ही फिलामेंट क्यों बनाते हैं, इसकी कुछ वजह है।
पहली वजह बच्चों यह है कि टंगस्टन यह उच्च ताप पर गर्म होने के बावजूद भी ऑक्सीकृत या उपचयित नहीं होता, अर्थात जैसा है वैसा ही बना रहता है, ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरा कारण बच्चों ये है कि इस पदार्थ का अर्थात टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। इसका गलनांक आप बच्चों देख रहे हैं 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, काफ़ी उच्च है, अर्थात इतना ज़्यादा तापमान होने के बावजूद भी यह पिघलता नहीं है। और तीसरी वजह यह है जिसके वजह से हम टंगस्टन का उपयोग करते हैं। टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो बल्ब के अंदर एक कांच के गोले के अंदर होता है। इस कांच के गोले के में आर्गन या नाइट्रोजन कोई ना कोई अक्रिय गैस भरी होती है। ये अक्रिय गैस इस फिलामेंट के आयु में वृद्धि कर देती है, अर्थात इससे कोई क्रिया नहीं करती। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि टंगस्टन इस बल्ब के लिए कितना उपयोगी है। दूसरा तापीय उपकरण है बच्चों विद्युत हीटर। विद्युत हीटर यह कमरे को गर्म करता है, हम इससे भोजन भी पकाते हैं। दोनों ही स्थितियों में ये जो है ऊष्मा को उत्पन्न करता है। उसी ऊष्मा की वजह से हमारा कमरा गर्म होता है और भोजन पकता है। तो विद्युत हीटर में होता क्या है, इसमें नाइक्रोम का तार होता है। आपने देखा होगा सर्पिलाकार तार होता है बिल्कुल स्प्रिंग के जैसे, और जब इसको विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो यह गर्म होकर बिल्कुल लाल हो जाता है। विद्युत ऊर्जा का पूरा या ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा अर्थात गर्मी के रूप में यह रूपांतरित करने लगता है। ये बना किस मटेरियल का होता है, किस पदार्थ का होता है? तो जिस पदार्थ का यह बना होता है विद्युत हीटर जो गर्म होता है, उसको हम नाइक्रोम कहते हैं। इसके पहले भी नाइक्रोम का वर्णन किया जा चुका है। तो नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन की मिश्र धातु होती है। अधिकांश तापन युक्तियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जितने भी तापन ऐसे उपकरण हैं जिनसे हमें गर्मी या ऊष्मा प्राप्त करना होता है, उनमें हम ज़्यादातर नाइक्रोम का ही उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है, गर्म होने पर यह पिघलता नहीं है। दूसरी बात, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, क्योंकि प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण ही यह विद्युत को ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा में रूपांतरित करेगा। ये जूल के नियम से हमको पता है कि उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। इस वजह से प्रतिरोधकता भी इसकी अधिक होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसकी तन्यता उच्च होती है, अर्थात इसको लंबाई थोड़ा बहुत बढ़ जाने और घट जाने से इसमें कोई प्रभाव नहीं होता। साथ ही चूँकि जब यह ऊष्मा देता है तो सीधे वायु के या वातावरण के संपर्क में होता है, और यह पदार्थ वातावरण से किसी भी तरह क्रिया नहीं करता। तो ये कई वजह हैं जिसकी वजह से इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। अगला बच्चों यहाँ पे फ्यूज तार, तीसरा जो तापी प्रभाव पर आधारित है। यह तावा, लेड, टिन की मिश्र धातु का एक पतला तार होता है। इसका गलनांक अत्यंत कम होता है। गलनांक कम होना आवश्यक है ताकि इसमें जब कभी भी थोड़ी भी विद्युत धारा यदि बढ़ जाए, ज़्यादा प्रवाहित हो, तो यह गर्म होकर के टूट जाए। इस कारण से इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए? पहला, चूँकि जल्दी पिघल जाए, आसानी से पिघल के टूट जाए, इसका गलनांक निम्न होना चाहिए। प्रतिरोधकता भी इसकी बहुत कम होनी चाहिए ताकि यह ऊष्मा में विद्युत का ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा में रूपांतरण न कर सके, और ये ऑक्सीकृत ना हो, ऐसे सभी गुणधर्म इसमें भी होने चाहिए। अब विद्युत परिपथ हम घरों में बहुत सारे उपयोग करते हैं। टीवी है, मोबाइल है, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है। ज़्यादातर उपकरणों में आपने देखा होगा फ्रिज है, इन सब में कहीं ना कहीं छोटे मोटे फ्यूज तार जुड़े होते हैं। इन फ्यूज तारों को जुड़ना बहुत आवश्यक होता है
इससे हमारा विद्युत उपकरण जो है वो जलने से बच जाता है, क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। यहाँ पे फ्यूज तार को हम बच्चों यहाँ पे श्रेणी क्रम में हम संयोजित करते हैं, उस परिपथ के श्रेणी क्रम में हम संयोजित करते हैं। तो ये तो हो गए महत्वपूर्ण ऊष्मीय उपकरण। आइए बच्चों यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके एनसीईआरटी पुस्तक का ये 12.11 क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर ज्ञात करना है। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 ओम इसमें आर का मान है, साथ में इसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसको हम जूल में हमने लिखा हुआ है 100 जूल। तो यहाँ पर H बराबर 100 जूल ये दिया गया है, R बराबर 4 ओम और T यहाँ पे नहीं दिया है समय, तो हम इसको 1 सेकंड मान लेते हैं। ऐसा करने के बाद हम यहाँ पे सूत्र पे मान रखेंगे। सूत्र है हमारे पास H = I²RT। इस सूत्र से हम यहाँ पे I का मान निकालेंगे, तो I हो जाएगा √H/RT, जो यहाँ पे लिखा हुआ है रूट के अंदर। इसमें हम सारे मान को यहाँ पे रख देंगे। H की जगह 100 जूल जैसा यहाँ पे स्थापित किया गया है, R की जगह पे 4 ओम और समय को 1 सेकंड ले लेंगे तो हमको 5 एम्पियर की धारा यहाँ पे मिलेगी। लेकिन हमारा उद्देश्य है यहाँ पे विभवांतर ज्ञात करना। जब हमारे पास R मिल गया तो हम V = IR, ओम का नियम ये लगा देंगे और इस तरह से हमको 20 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त हो जाएगा। तो आपको बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। अब आइए बच्चों हम देखते हैं विद्युत शक्ति क्या होती है। कक्षा 9वीं में हमने ये पढ़ा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बच्चों यहाँ पे कार्य को ही हम यहाँ पे H लिखेंगे, ऊर्जा लिख रहे हैं। जो W है कार्य, उसी को हम यहाँ पे H लिख रहे हैं, अर्थात ऊर्जा या ऊष्मा कह रहे हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। विद्युत के केस में कार्य को हम ऊष्मा के भाषा में लिखेंगे, तो विद्युत के संबंध में शक्ति को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा को खर्च करने की दर या खर्च होने की दर शक्ति कहलाती है। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे कार्य की जगह हमने ऊर्जा लिख दिया, कार्य करने की दर तो हमने यहाँ पे लिखा विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर शक्ति कहलाती है। तो आप यहाँ पे दोनों का आशय एक ही है, आपको ये बात समझ में आ गई। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो SI मात्रक वाट होता है। चूँकि विद्युत शक्ति विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट और यहाँ पे P = क्लास 9th में हमने पढ़ा है W/T। अभी हमने इसके पहले सूत्र दिया, इसी W को हम यहाँ पे H लिख रहे हैं, तो H/T हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे W या H की जगह पे हम जूल लिख रहे हैं, T की जगह पे 1 सेकंड लिख रहे हैं। तो इस तरह से 1 वाट बराबर आपको मिलेगा। परिभाषा यहाँ पे बन जाएगी कि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से यदि ऊर्जा व्यय हो रही है तो उस परिपथ की शक्ति या विद्युत ऊर्जा 1 वाट कहलाएगी। तो शक्ति यहाँ पे 1 वाट है, W से हम वाट को प्रदर्शित करेंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे शक्ति के सारे सूत्र संयोजित किए गए हैं। P = W/T। W की जगह यहाँ पे V × Q रख देंगे, Q/T को I विद्युत धारा कहेंगे। तो P = VI इसका एक सामान्य सूत्र हुआ। तो 1 वाट = 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर। फिर से यहाँ पे वही परिभाषा बच्चों आ रही है। तो 1 वाट किसी विद्युत युक्ति द्वारा उपभुक्त वह शक्ति है जब 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर उस युक्ति में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। ये विद्युत के केस में शक्ति की परिभाषा हो गई।
और शक्ति के मात्रक की परिभाषा हो गई 1 वाट की। विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति में क्या संबंध होता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यदि किसी विद्युत परिपथ में आरोपित विभवांतर V है, धारा I है, तो P = VI। इसके पहले चर्चा में बताया जा चुका है। विद्युत शक्ति मापने के लिए ज़्यादातर हम अश्वशक्ति हॉर्स पावर का इस्तेमाल करते हैं, किलोवाट, मेगावाट और भी अन्य मात्रक है। 1 हॉर्स पावर 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, ये आपको पता है। विद्युत धारा का एक व्यावसायिक मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का, जिसको हम किलोवाट घंटा या यूनिट कहते हैं। विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल है। जो विद्युत ऊर्जा है वो शक्ति और समय के गुणनफल से ली जाती है। शक्ति का मात्रक यहाँ पे W हो गया, वाट का मात्रक यहाँ पे, घंटे का मात्रक यहाँ पे आवर हो गया, तो वाट आवर इसका जो है ये मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 वाट घंटे को परिभाषित कर लेंगे कि जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उपभुक्त ऊर्जा अर्थात उपयोग की गई ऊर्जा 1 वाट घंटा होगी। विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक किलोवाट घंटा है, जिसे सामान्य भाषा में यूनिट कहते हैं। अब यूनिट क्या है? इसका असली नाम या किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा अर्थात 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो। अतः 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर गुणे 1 घंटा बटे 1000 हो जाएगा। अब 1 किलोवाट घंटे को बच्चों हम यहाँ पे जूल के रूप में कैलकुलेट करना चाहें तो 1000 वाट गुणे 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो इस तरह से यदि गणना करके हम देखेंगे तो आपको 3.6 गुणे 10⁶ जूल इसका मान मिलेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 12.12 कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा है, तो शक्ति क्या होगी? बच्चों सीधा सा P = VI सूत्र लगेगा। P की जगह पे यहाँ पे P ज्ञात करना है, I की जगह पे ये मान दिया है और V की जगह सीधा सीधा गणना करके आप यहाँ पे इस मान को ज्ञात कर लेंगे। एक दूसरा सूत्र है, यहाँ पे बच्चों लिखा है 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलता है, 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर की दर से इसे 30 दिन तक चलाने में ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे हम सबसे पहले किलोवाट आवर यहाँ पे इसकी इकाई की गणना कर लेंगे। इकाई की गणना करने के बाद हम इसमें रेट का गुणा कर देंगे प्रति यूनिट रेट, तो हमको ये मान मिल जाएगा। गणना का सूत्र आपके पास ये है, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय। तो यहाँ से हम इस मान को ज्ञात कर लेंगे और इसके बाद रेट की गणना करेंगे। तो बच्चों हमने आज क्या क्या सीखा? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हमने सीखा, किन किन युक्तियों में किया जाता है ये हमने जाना। विद्युत धारा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जिसे 1 यूनिट कहते हैं, ये हमने सीखा। तो आशा है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के इस लेक्चर के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने ध्यान से सुना। आप सुरक्षित रहिए और आराम से रहें। धन्यवाद।